हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो सबसे पहले तो जो कंपनीज एक्ट की क्लास है, कल मैं पूरे दिन उसी को रिकॉर्ड करने वाली हूँ। तो माइट भी या तो कल रात तक मिलेगी या तो परसों सुबह मिलने वाली है। साथ में जो लोग मुझे अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग भेजते हैं एवरीथिंग, तो आज ये जब वीडियो आप देख रहे हो तो आज मुझे भेज देना। कल मुझे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग अगर भेजते हो तो परसों का वेट करना होगा। कल मैं कुछ और नहीं करूंगी, सिर्फ कंपनीज एक्ट की वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। और फाइनेंस की मैंने आपकी तैयारी शुरू कर दी है। नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर फाइनेंस क्लासेस एज वेल। इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट होने ही वाली है। तो अब हम 3 सब्जेक्ट्स पैरेलल में करेंगे। तो आज हम लोग 2 इकोनॉमिक्स की क्लास और कोशिश करेंगे एक एटलीस्ट फाइनेंस की क्लास लें। इसके बाद में हम लोग कल कंपनीज की क्लास करेंगे। ऑल्सो जो लोग एग्जिम बैंक वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उनको वीडियोस मिल जाएंगे दूसरे चैनल पर। तो अभी लेकिन जिनका सेबी फेज 2 है, प्लीज सेबी फेज 2 करना, कहीं और मत जाना, ठीक है, इसी को पढ़ो अभी। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास के साथ में। अगर मुझे अच्छे से फॉलो कर लोगे तो आई कैन अश्योर यू कि अच्छे मार्क्स आएंगे और एग्जाम क्लियर होगी, ठीक है। इंटरव्यू थोड़ा सा मैं नहीं करवाते अपना लोग अभी, लेकिन बाद में कभी करवाएंगे, तो अभी आप लोग अपना प्रिपरेशन करो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ में। तो आज हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर किससे रिलेटेड बात होगी, हमारे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ कैन इज द स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज प्राइमरली ड्यू टू। अब ये आपके ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार खुद से पढ़ो, मैं आपको आंसर बताती हूँ, ठीक है। पॉज करके वीडियो तब आंसर पढ़ना होता है, रूल्स विल बी द सेम। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में इन्होंने क्या बोला है कि जो कैनिस का प्रेफरेंस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी है, वो आपका रिलेशनशिप देखता है इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड प्राइसेस के बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको समझने के लिए जो स्पेक्युलेटिव डिमांड है मनी की, वो आपको समझनी होगी। अब स्पेक्युलेटिव डिमांड कौन सी वाली थी, याद है आप लोगों को कि प्रॉफिट्स वगैरह मुझे अर्न करने हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब स्पेक्युलेटिव डिमांड अगर आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 2 मैकेनिक्स हमारे लगते हैं इसमें। पहला कौन सा है कि एक इनवर्स रिलेशनशिप हमें मार्केट इंटरेस्ट रेट और प्राइस ऑफ बॉन्ड के बीच में देखने के लिए मिलेगी, मैंने बहुत बार बताया है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल गेन और लॉसेस। तो जब इंटरेस्ट रेट बहुत लो हो जाते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस अपनी पीक पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स बिलीव करते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो हैं अब वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर जब इंटरेस्ट रेट राइज करेंगे तो बॉन्ड प्राइसेस गिर जाएंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए कैपिटल लॉसेस इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, वो यहाँ पर बॉन्ड्स को सेल करना शुरू कर देंगे, होल्ड करेंगे कैश को स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी के लिए, जो कि काफी हाई रहेगा। जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो जो बॉन्ड प्राइसेस हैं वो लो हो जाते हैं। इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि रेट्स उनके फॉल करेंगे और बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम रश करते हैं टू बाय बॉन्ड्स टू लॉक इन हाई यील्ड एंड फ्यूचर गेन। देयर बाय हम यहाँ पर होल्ड करेंगे लेस कैश और स्पेक्युलेटिव डिमांड हमारी जो होगी मनी की, वो यहाँ पर लो हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या बनना चाहिए कि लो इंटरेस्ट है, बॉन्ड प्राइसेस हाई हो गए, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये गिरेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो कॉस्ट करेगा ये आपको कैपिटल लॉसेस। अच्छा, ये बोल रहे हैं हाई इंटरेस्ट रेट पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, ये हमारी फैक्चुअली इनकरेक्ट है। कैसे, क्योंकि जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। हाई इंटरेस्ट रेट पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश इज हाई नॉट लो, बिकॉज आप यहाँ पर फोरगो कर रहे हो सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इनकम को। ट्रांजेक्शन डिमांड जो है मनी की, वो इंक्रीज होती है जब इंटरेस्ट रेट्स हमारे गिर जाते हैं। तो यहाँ पर जब ट्रांजेक्शन डिमांड किसका पार्ट है, केनेजियन थ्योरी का पार्ट है। तो ये हम इनकम लेवल से डिटरमिन करते हैं, ना कि इंटरेस्ट रेट से। और स्पेक्युलेटिव डिमांड हमारी कंपोनेंट सेंसिटिव है, जो कि इंटरेस्ट रेट्स के लिए रहेगी। तो हमारे पास में यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहे हैं मनी सप्लाई डिटरमिन्ड एंडोजेनियसली बाय द पब्लिक। तो केनिस के बेसिक मॉडल में मनी सप्लाई टिपिकली हमारी कैसी थी, एक्सोजेनियसली थी, एंडो नहीं थी, एक्सो थी। मीनिंग यहाँ पर सेंट्रल बैंक डिटरमिन कर रहे थे, ना कि पब्लिक डिटरमिन कर रही थी। तो एंडोजीनियसली का मतलब है पब्लिक डिटरमिन कर रही है, और एक्सोजीनियसली का मतलब होगा आपका डिटरमिन्ड बाय सेंट्रल बैंक। ओके, द टर्म कैन बी यूज्ड इन योर एसे और डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग एज वेल इफ यू रिमेम्बर इट। लेकिन स्पेलिंग गलत मत करना, गलत इंग्लिश ज्यादा खतरनाक है यहाँ पर, ठीक है। बेसिक इंग्लिश लिखो, बेसिक इंग्लिश में छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखो, वो ज्यादा बेहतर है कि आप एक गलत इंग्लिश लिखो, बहुत मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ।
In the money multiplier framework, M is equal to M into MB. If the central bank increases the required reserve ratio while the currency deposit ratio remains constant, what is the impact on money multiplier? देखो, जो मनी मल्टीप्लायर होता है वो हमें क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रॉड मनी, है ना। एंड जो बैंकिंग सिस्टम है वो यहाँ पर इसे जनरेट करता है विद ईच यूनिट ऑफ द मॉनेटरी बेस। हमारे पास एमबी क्या है, मॉनेटरी बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बनेगा, स्मॉल एम इज इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन 1 प्लस आर, सॉरी एक सेकेंड गलत हो गया हाँ, स्मॉल एम बनेगा आपका 1 प्लस ई अपॉन आर प्लस ई, गलत लिख दिया था वो मैंने, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर ई क्या है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो जो पब्लिक होल्ड करती है, और स्मॉल आर क्या है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो जिसको सेंट्रल बैंक ने मैंडेट किया है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लायर है वो डिक्रीज कब करता है, जब आर हमारा बढ़ता है। तो अगर लैंडिंग कैपेसिटी की बात करें, सेंट्रल बैंक ने रेस किया रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो को, तो कमर्शियल बैंक्स अब लीगली ऑब्लिगेटेड है कि वो एक लार्ज पोर्शन अपने पास में रिजर्व रखें, किसी को उधार नहीं दे पाएंगे, लैंडिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास में जो आर है वो डिनोमिनेटर है फॉर्मूले में, अगर ये इंक्रीज होगा मैथमेटिकली तो हमारी जो वैल्यू है एम की वो छोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो बैंक्स है उनके पास एक्सेस रिजर्व्स बहुत ही फ्यूअर हैं टू लैंड आउट, जिसके लिए जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कर्टेल हो जाएगा, रुक जाएगा, और रिड्यूस होगी ओवरऑल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, राइट। तो मल्टीप्लायर वुड ओनली इंक्रीज इफ आर और ई वर टू डिक्रीज। मल्टीप्लायर हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है, वो हमारे पास में इंक्रीज केवल तब होगा जब आर या ई हमारा डिक्रीज हो रहा है। फिर ये बोल रहे हैं मल्टीप्लायर रिमेन्स अनचेंज्ड, तो ये तो बहुत सेंसिटिव होता है रिजर्व रिक्वायरमेंट से, तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। फिर मल्टीप्लायर डिक्रीज, ये करेक्ट आंसर है, इट विल बिकम इक्वल टू 0 टू द वेलोसिटी ऑफ मनी। तो देखो, जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि कितना फास्ट मनी सर्कुलेट करेगी ये देखेंगे, ना कि इनहेरेंटली इक्वल टू द मल्टीप्लायर। तो जब पब्लिक बिहेवियर हमारा, ठीक है, जैसे कि करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है फाइनल आउटकम से, तो एक इंक्रीज होगा आर में और एक डायरेक्ट डाउनवर्ड प्रेशर बनेगा मल्टीप्लायर के ऊपर, जो कि ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा। नेक्स्ट आ जाओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिमांड फॉर मनी। तो एक इंक्रीज होगा प्राइस पी में जो कि शिफ्ट करेगा डिमांड फॉर मनी कर्व टू द राइट, या फिर हमारे पास में एक इंक्रीज होगा रियल इनकम में जो कि ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर जो है डिमांड फॉर मनी के उसको इंक्रीज करेगा। एक डिक्रीज होगा इंटरेस्ट रेट में और एक डाउनवर्ड शिफ्ट आएगा मनी डिमांड कर्व में। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पर जो डिमांड फॉर मनी है वो एक यहाँ पर क्या होती है, एक डिमांड फॉर रियल बैलेंस होती है, डिमांड फॉर रियल बैलेंस होती है। तो अगर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज करेंगे तो लोगों को अब ज्यादा नॉमिनल कैश की जरूरत होगी कि वो सेम वॉल्यूम ऑफ गुड्स को परचेज कर पाए। तो किसी भी गिवन इंटरेस्ट रेट पर जो क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाती है और पूरा का पूरा जो एंटायर हमारा कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा राइट वर्ड्स। अच्छा, अगर इंक्रीज होती है रियल इनकम में तो हमारे पास में जैसे जैसे रियल इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है वो भी बढ़ेंगे और हाउस होल्ड्स और फर्म्स को ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, ज्यादा मनी चाहिए ताकि ये जो एडिशनल परचेजेस हैं इनको फैसिलिटेट कर पाए। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी में के फंक्शन है y का और एच आर का, जो कंपोनेंट के वाई ये दिखाता है कि जो मनी डिमांड है वो एक पॉजिटिव फंक्शन है इनकम का, जो कि एक राइटवर्ड शिफ्ट लेकर आएगा डिमांड कर्व में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, a decrease in interest rate causes a downward shift in the money demand curve। तो ये कैसा होगा स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखो इंटरेस्ट रेट क्या है, प्राइस ऑफ होल्डिंग मनी, और इसको हम कहाँ पर प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हमारे पास में अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो मूवमेंट अलोंग द कर्व होनी चाहिए, और अगर हमारे प्राइस या इनकम में चेंज होगा तो पूरा का पूरा जो कर्व है वही शिफ्ट हो जाता है लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड। तो एक डिक्रीज अगर इंटरेस्ट रेट में होगा तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी अलोंग द एग्जिस्टिंग कर्व, और यहाँ पर एक हायर क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड है, ठीक है, ना कि यहाँ पर एक पूरा का पूरा आपके पास में कर्व ही शिफ्ट कर गया। समझ में आ गया। तो अब आप देख लें कौन से स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा और कौन सा इनकरेक्ट होगा। थर्ड इनकरेक्ट हो गया, क्यों हुआ अभी बताया, फर्स्ट एंड सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट आ जाओ, एक सेकेंड, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपका, लिक्विडिटी ट्रैप के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक इकोनॉमिक कंडीशन है जहां पर डिमांड फॉर मनी कैसी हो जाती है। देखो, लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस पढ़ो एक बार पॉज करके वीडियो को। देखो, ये आपका तब होता है जब बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट्स है, नियर जीरो, हाई सेविंग रेट्स है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें तो स्पेक्यूलेशन डिमांड जो है कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल बन जाता है, परफेक्टली इलास्टिक। जिसका मतलब है कि अगर यहाँ पर सर्टेन मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पब्लिक विलिंग है कि वो होल्ड करेगी एनी अमाउंट ऑफ मनी सप्लाइड बाय द सेंट्रल बैंक रेदर देन इन्वेस्टिंग इट इनटू द बॉन्ड्स। और यहाँ पर इन्वेस्टर्स ये बिलीव करते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो हैं वो अपने फ्लोर पर हैं और तभी बढ़ सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो क्योंकि राइजिंग रेट्स का मतलब क्या है कि बॉन्ड प्राइसेस फॉल कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स अवॉइड करते हैं बॉन्ड्स को कि वो कैपिटल लॉसेस प्रिवेंट करें, ठीक है। एंड वो यहाँ पर अपने पास में कैश होल्ड कर कर रखते हैं। पॉलिसी इंप्लीकेशन क्या होगा, क्योंकि जो डिमांड फॉर मनी है वो परफेक्टली इलास्टिक है, एनी इंक्रीज इन मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक इज सिंपली ट्रैप्ड इन आइडल कैश बैलेंसेस। तो यहाँ पर को ये हमारा जो लोअर इंटरेस्ट रेट है ये फर्दर या स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट को नहीं कर पाता है और कंजम्पशन को भी, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आंसर होना चाहिए इसका, बी हमारा आंसर बन जाएगा। ये यूनिटरी इलास्टिक वाला पॉइंट देख रहे हो, इसका क्या मतलब है कि प्रोपोर्शनल चेंज होगा, लेकिन हमारे पास में जैसे थोड़ा बहुत भी यहाँ पर हमारे पास जो डिमांड है मनी की और जो इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट है, वो सब हमारी एकदम प्रोपोर्शनेट वे में चेंज हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाओ, इफ द करेंसी विद पब्लिक इज 500 करोड़, demand deposits are 1000 crore, other deposits with RBI are rupees 50 crore, calculate the MM1 measure of money supply। देखो, फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में M1 के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, सी आपका कितना है, 500 करोड़ है। फिर आपका डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक 1000 करोड़ है और आपका अदर डिपॉजिट 50 करोड़ है। तो ये कितना बन गया, 1550 करोड़ बन गया, राइट। तो हमें क्या क्या याद रखना है कि जब हमें यहाँ पर इंटर बैंक डिपॉजिट्स की बात करनी है तो वो हमारे मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो हमारी पब्लिक के बीच में सर्क्यूलेट नहीं हुए। और टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं इनको हम M3 में लेकर चलते हैं, लेकिन M1 में एक्सक्लूड करते हैं। तो एक बार फटाफट से टेबल रिवाइज कर लेते हैं। M1 आपका मोस्ट लिक्विड होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में नैरो मनी होगा। M2 हमारा M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स होता है, जो कि थोड़ा सा कम लिक्विड होता है कंपैरेटिवली। फिर M3 होता है M1 आपका प्लस टाइम डिपॉजिट, इसको हम ब्रॉड मनी भी बोलते हैं, जो कि पब्लिक एंकर भी कहलाता है आपका। ब्रॉड मनी पर क्वेश्चन या नैरो मनी पर एक क्वेश्चन जरूर आता है। फिर M4 बनता है, M4 क्या होगा, M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट, सॉरी। तो ये हमारा लीस्ट लिक्विड होता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी हमारी नीचे जाने तक कम हो जाती है। जो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो ली थी उसमें गलत बताया था, तो एक स्टूडेंट ने वहां पर कमेंट किया था, तो आई हैड पिन्ड दैट कमेंट। मैंने मतलब गलत क्या बताया था, ये लिक्विडिटी वाला पोर्शन मैंने एरो गलत बता दिया था, सो वो मैं आपको पहले बता रही हूँ, ओके। चलो, high powered money H or MB is defined as the sum of M1 and M3 currency with the public and bank reserves, net bank credit to the government, total post office savings and demand deposits, marketable securities and gold reserves। तो अब यहाँ पर आप बताओ कौन सा आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। देखो, यहाँ पर ना हमारे पास में हमें क्या समझना होगा कि हाई पावर्ड मनी जो है, ठीक है, वो क्या है आपकी मॉनेटरी बेस या रिजर्व मनी। तो हमारे पास में ये बनेगा M0, रिप्रेजेंट करेगा टोटल लाइबिलिटी मॉनेटरी अथॉरिटी का। तो ये बेस हमारा जिसमें कि एंटायर मनी सप्लाई जो है वो बिल्ड होती है थ्रू क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। तो H हमारे पास में किसके बराबर है, C प्लस R के बराबर है। अब C हमारा करेंसी विद पब्लिक होगा, जितने भी नोट, कॉइन, करेंसी हाउस होल्ड और बिजनेसेस ने होल्ड कर रखे हैं। और आर हमारे पास बैंक रिजर्व है, जिसमें कि वॉल्ट कैश और स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होंगे, ठीक है। वॉल्ट कैश क्या है, जो कैश हमारे कमर्शियल बैंक होल्ड करते हैं अपने खुद के प्रीमिसेस में, ताकि जो डेली विड्रॉल्स आ रहे हैं उन्हें मीट कर पाए। और स्टैट्यूटरी रिजर्व
क्योंकि यहाँ पर हमारे आरबीआई के साथ में रखने हैं, या सीआरआर जैसे आरबीआई के साथ रखते हैं, एसएलआर अपने पास ही रखते हैं, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर हमारे पास में M1 और M3 क्यों गलत होगा? ये मनी सप्लाई के मेजर्स हैं, हाई पावर्ड मनी हमें पता चलता है M1 के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास में बेसिकली ये रिजल्ट्स होते हैं बेस के, ना कि खुद बेस्ड है। ऑल्सो अगर हम देखें यहाँ पर नेट बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, तो ये वन ऑफ द सोर्स है जिसकी वजह से मॉनेटरी बेस हमारा चेंज हो रहा है, रेदर देन इट इज द डेफिनेशन ऑफ द बेस, ओके। एंड टोटल पोस्ट ऑफिस सेविंग्स एंड डिमांड डिपॉजिट, तो ये हमारे M2 और M1 कंपोनेंट को लेकर चलते हैं रेदर देन मॉनेटरी बेस। एंड गोल्ड एंड सिक्योरिटीज की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनकर आएगा, एसेट्स जो कि इशुएंस ऑफ करेंसी बैक करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एच किस पर फोकस करेगा, एक्चुअल करेंसी एंड रिजर्व्स इन सर्कुलेशन और बैंकिंग, ठीक है। तो हाई पावर्ड हमारे पास में अगर बोल रहे हैं तो अगर एच हमारा चेंज होगा तो मच लार्जर चेंज हमारी मनी सप्लाई में होगा, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, M इज इक्वल टू M इंटू एच, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, करेंसी विद पब्लिक एंड बैंक रिजर्व वॉल्ट कैश प्लस डिपॉजिट विद आरबीआई। When the price level rises, the real value of money falls according to the liquidity preference framework. To maintain the same purchasing power, people will, यहाँ पर आंसर आपको देना है कि क्या आंसर आपका होगा। तो केनेजियन थियरी क्या कहती है, ये कहती है कि देखो पीपल डिमांड मनी फॉर द परचेजिंग पावर, इट प्रोवाइड्स, यहाँ पर अब हमारे पास ऐसा नहीं है कि केवल पेपर नोट देमसेल्व्स काम कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियल मनी बैलेंस बोलते हैं, M अपॉन P। तो इम्पैक्ट हमारे प्राइस का क्या होगा, जब प्राइस लेवल बढ़ेगा तो हर एक यूनिट ऑफ करेंसी फ्यूअर गुड्स और सर्विसेज हमें बेच कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर टू कंडक्ट द सेम वॉल्यूम ऑफ डेली ट्रांजेक्शंस, ठीक है। इंडिविजुअल्स को किस चीज की जरूरत होगी, मोर पीसेस ऑफ पेपर और नॉमिनल कैश। मीनिंग अगर मान लो आपको ब्रेड खरीदनी है, रेंट पे करना है, तो अब यहाँ पर आपको डेली ट्रांजेक्शंस करने हैं तो आपको ज्यादा पीसेस ऑफ पेपर या नॉमिनल कैश की जरूरत होगी। और अगर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है नीड में कैश के, तो वो हमारे पास में रिगार्डलेस ऑफ इंटरेस्ट रेट होगा। तो एक चेंज हमारे अंडरलाइंग फैक्टर में देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से एक राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है एंटायर लिक्विडिटी प्रेफरेंस के अंदर, और या फिर हमारी जो मनी डिमांड कर्व है उसमें। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, रिड्यूसिंग द नॉमिनल मनी होल्डिंग। तो अगर हमने इसको कम करा तो यहाँ पर जो परचेजिंग पावर है वो भी कम हो जाएगी इन्फ्लेशन के टाइम पर। काउंटर इंट्यूटिव है ये हमारे ट्रांजेक्शन नीड्स के लिए, ये अपन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी में ये बोल रहे हैं बाइंग मोर बॉन्ड्स टू इंक्रीज इंटरेस्ट इनकम। देखो बॉन्ड्स हमें इनकम देते हैं लेकिन लिक्विड नहीं होते, अगर प्राइस राइज होगा तो इमीडिएट नीड हमें लिक्विडिटी की होगी ताकि हम हायर कॉस्ट को कवर करें, जिसकी वजह से लोग बॉन्ड्स को सेल करते हैं कैश के लिए और ज्यादा बाई नहीं करते। मूव अलोंग द एलपी कर्व टू अ हायर इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पर कर्व ट्रिगर होता है बाय चेंज इन इंटरेस्ट रेट, और एक चेंज अगर प्राइस लेवल में होगा तो एक एक्सटर्नल शॉक लगेगा जो कि कर्व को ही शिफ्ट कर जाता है। डिक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ मनी, तो जब प्राइस राइज होगा तो वेलोसिटी ऑफ मनी हमारा इंक्रीज होगा क्योंकि लोग यहाँ पर स्पेंड करना चाहते हैं मनी फास्टर बिफोर इट लूजेस मोर वैल्यू। तो अगर हमारा इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है, अगर प्राइस लेवल चेंज होती है तो पूरा एंटायर कर्व चेंज होगा, और अगर रियल इनकम चेंज होती है तो एंटायर कर्व हमारा राइट की तरफ ही शिफ्ट हो जाता है अगर इंक्रीमेंट है, ओके। और लेफ्ट की तरफ जब हमारे पास कुछ डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, so which of the following is considered the most liquid but the narrowest measure of money supply in India? तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो हमारे पास में मोस्ट लिक्विड कौन सा था, आप खुद बताओ। देखो ये M4 होगा यहाँ पर, तो मैंने बताया था ना नैरो मनी जो होता है वो हमारे पास में मोस्ट लिक्विड होता है, राइट। तो M1 हमारे पास सबसे ज्यादा होगा और M3 हमारे पास ब्रॉड होता है, ये तो आपको पता है। अब आगे देखते हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास में अगर हम देखें तो जो हायरार्की है मॉनेटरी की वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि जो हमारे पास में M1 है ये हमारे पास सबसे ज्यादा नैरोएस्ट एंड मोस्ट लिक्विड रहता है, क्योंकि यहाँ कैश और डिपॉजिट्स वो हैं जिनको हम इमीडिएट ट्रांजेक्शन में यूज कर सकते हैं बिना डिले या लॉस ऑफ वैल्यू के, ठीक है। इसके बाद में आप क्या देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे कि आप यहाँ पर करेंसी को स्पेंड करते हैं या फिर यूज करते हैं यूपीआई या चेक लिंक्ड टू डिमांड डिपॉजिट्स इंस्टेंटली।
नैरोनेस की बात करें तो ये नैरो होता है क्योंकि यहाँ पर आप मोस्ट बेसिक फॉर्म्स ऑफ मनी लेकर चलते हो। लार्जर यहाँ पर जो लेस लिक्विड एसेट्स हैं जैसे टाइम डिपॉजिट्स, इनको आप इंक्लूड नहीं करते हो ब्रॉड मेजर मनी में। सेम चीज दोबारा पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है। मुझे कुछ काम हुआ तो मैंने वीडियो पॉज किया एंड देन मैंने 8 टॉपिक्स आगे के क्वेश्चन पढ़ा दिए थे। फिर देखा तो वीडियो मतलब मैंने रिकॉर्डिंग पॉज किया हुआ था। So I have to read this again. एनीवेज तो यहाँ पर इसीलिए ना लाइव मुझे ज्यादा पसंद है, लाइव में ये सारे प्रॉब्लम्स आते नहीं है। एनीवेज तो यहाँ पर हम नैरो इसको क्यों रखते हैं, बिकॉज इट इंक्लूड्स ओनली द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ मनी। इसमें हम लार्जर लेस लिक्विड एसिड जैसे कि टाइम डिपॉजिट जो है, ठीक है, उनको एक्सक्लूड करते हैं जिनको हमने ब्रॉड मनी में रखा हुआ था। अब ये बोल रहे हैं एम नॉट वर्सेज एम वन, एक बार और देख लेते हैं अपन। तो एम नॉट वर्सेज एम वन में क्या होगा, एम नॉट क्या था, रिजर्व मनी था, हाई पावर्ड मनी था, जबकि जो एम नॉट था वो बेस था सभी मनी के लिए, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। तो जनरल पब्लिक जो है वो स्पेंड नहीं कर सकती है ज्यादा डिपॉजिट बैंक के ऊपर, ठीक है, जो कि हमने आरबीआई पर रखे हुए हैं। एम नॉट हमारा यहाँ पर एक सर्कुलेटिंग मेजर नहीं बनता है मनी सप्लाई का इन द सेम वे एज M1 इज। तो M1 क्या है, नैरो मनी है, मोस्ट लिक्विड मेजर है जो कि पब्लिक के लिए स्पेंडिंग के लिए अवेलेबल है। अब आ जाओ M4 के ऊपर। तो M4 क्या है, M4 आपका ब्रॉडेस्ट और लीस्ट लिक्विड मेजर है जिसमें कि टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट आप लेकर चलते हैं जिनका लॉन्गर विड्रॉल प्रोसेस है। फिर M3 हमारे पास ब्रॉड मनी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर है मॉनेटरी पॉलिसी का, लेस लिक्विड है M1 से क्योंकि यहाँ पर टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। फिर M2 हमारे पास M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट्स होते हैं जो कि लेस लिक्विड होते हैं M1 से बिकॉज पोस्ट ऑफिस कमर्शियल बैंक ट्रांजेक्शन्स की वजह से। और M0 तो बता ही दिया रिजर्व मनी होती है। तो लिक्विडिटी ऑर्डर में जाओगे तो कैसे लगेगा, M1, M2, M3 और M4। और अगर मैग्नीट्यूड ऑर्डर में जाओगे तो M4, M3, M2, M1, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। If the money supply curve is assumed to be a vertical line, it implies that। अब हमारे पास में वर्टिकल मनी सप्लाई कर्व बनता है, राइट। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि हमारे पास में जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इकोनॉमी में वो सेंट्रल बैंक डिसाइड कर रहा है और इंटरेस्ट रेट का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो सेंट्रल बैंक इसको अपने पॉलिसी टूल्स में यूज करता है जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस या रिजर्व रेशियोज। अच्छा, अब अगर हम देखें इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो ये वर्टिकल का मतलब क्या है कि जो सप्लाई है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे। अब इंटरेस्ट रेट हम डिटरमिन कैसे करते हैं, जो वर्टिकल सप्लाई कर्व है वो इंटरसेक्ट करता है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के साथ में। तो हमारे पास में यहाँ पर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे बनती है, इस तरह से बनती है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, एक्सोजीनियसली। एंडोजीनियसली जो पब्लिक डिसाइड कर रही है। तो अगर मनी सप्लाई हमारे पास डिटरमिन किए गए थे बाय इंटरेस्ट रेट तो कर्व हमारा कैसा बनता, अपवर्ड स्लोपिंग बनता। एंडोजीनियस का मतलब तो पब्लिक सप्लाई यहाँ पर जो हो रही है मनी सप्लाई वो हमारी पब्लिक के अकॉर्डिंग हो रही है, बैंकिंग सिस्टम की नीड्स के अकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन वर्टिकल सप्लाई हमें बताती है कि एक्सटर्नली डिटर्मिन्ड है चीजें। और फिर ये बोल रहे हैं यहाँ पर आपके पास में कोई इम्पैक्ट नहीं है प्राइस लेवल पर इंटरेस्ट रेट का। देखो वर्टिकल सप्लाई कर्व हमें इंटरेस्ट रेट डिटरमिन करने में हेल्प करती है जो कि इन्वेस्टमेंट और प्राइस लेवल को यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रही है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि इंटरेस्ट हमारे प्राइस लेवल पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। फिर ये बोल रहे हैं बैंकिंग सिस्टम के पास जीरो रिजर्व्स है, तो हमारा वर्टिकल कर्व का इससे कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा और एडवांस पढ़ते ना तो आप पढ़ते कि हमारे पास जो मॉनेटरी सप्लाई होती है वो हॉरिजॉन्टली बन जाती है, लेकिन खैर आपके सिलेबस में इतना नहीं है। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू केनिस प्राइमरली डिपेंड्स ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिकॉशनरी स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन, ये 3 तरह की डिमांड्स हमने पढ़ी थी। तो केनिस का मानना था कि 3 मोटिव्स होती हैं फॉर होल्डिंग कैश। तो जो स्पेक्युलेटिव मोटिव है वो तो इंटरेस्ट रेट के साथ जाता है, ठीक है। लेकिन जो बाकी 3 है वो आपकी ऐसी, बाकी 2 वो ऐसी नहीं होती हैं। वो यहाँ पर प्रिकॉशनरी कौन सी थी, जो इमरजेंसीज के लिए पैसा बचा हुआ था, और ट्रांजेक्टरी जो आपके डे टू डे वो थे खर्चे। तो यहाँ पर हमारे पास में प्रिकॉशनरी का मतलब होता है कि इंडिविजुअल्स ऑफ बिजनेस यहाँ पर कैश को एक सेफ्टी नेट की तरह यूज करना चाहते हैं फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जैसे मेडिकल इमरजेंसी, सडन रिपेयर्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जिसमें कि इमीडिएट फंडिंग की जरूरत है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकम लिंक क्या है, अमाउंट ऑफ मनी जो हमने अलग से रखी हुई है फॉर इमरजेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक पर्सन या फर्म की इनकम के। तो एक पर्सन जिसके पास हायर इनकम है वो कंडक्ट करता है लार्ज ट्रांजेक्शन्स और फेस करता है लार्जर पोटेंशियल अनफोर्सीन कॉस्ट, जिसकी वजह से एक प्रिकॉशनरी बैलेंस ये होल्ड करते हैं। तो एलपी आपका किसके बराबर हो गया, फंक्शन बन गया इनकम का। ठीक है, एलपी क्या है, प्रिकॉशनरी मनी, और वाई क्या है यहाँ पर आपका इनकम हो जाएगा, नेशनल इनकम, इतना तो पता ही होगा। स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस हमारी स्पेक्यूलेटिव डिमांड को अफेक्ट करती है क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स बनाने हैं। फिर ये बोल रहे हैं लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट हमारे लॉन्ग टर्म उसमें बॉन्ड्स में, देखो एक्सट्रीमली हाई इंटरेस्ट रेट्स अगर हैं तो जो अमाउंट कैश में हम होल्ड करना चाहते हैं वो बहुत ही कम हमारे पास विलिंगनेस बच जाती है। क्यों, क्योंकि अब हम यहाँ पर क्या करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हम इसमें रखें, बैंक में रखें, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस में प्रिकॉशनरी डिमांड इंटरेस्ट इनइलास्टिक होती है। फिर एंटिसिपेटेड चेंजेस हमारे फ्यूचर प्राइस लेवल में, तो ये हमारे पास ज्यादा क्लोजली टाइड होते हैं टू इन्फ्लेशन हेज या फिर ट्रांजेक्शन डिमांड एडजस्टमेंट रेदर देन कोर प्रिकॉशनरी मूव। तो फिस्कल डेफिसिट हमारी गवर्नमेंट का यहाँ पर देखा जाएगा। नेक्स्ट जाते हैं, अच्छा ये चीज याद रखना, एक टेबल और समझा देती हूँ, मैंने लास्ट क्लास में मतलब लास्ट जब मैं बिना रिकॉर्ड के पढ़ा रही थी तब मैंने समझाया था। तो ट्रांजेक्शन में हमारे पास में ये इनकम ड्राइव करती है और सेंसिटिविटी हमारे इंटरेस्ट रेट के साथ में काफी लो रहती है ट्रांजेक्शन डिमांड की। प्रिकॉशनरी में भी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, यही प्राइमरी ड्राइवर होता है और इंटरेस्ट से बहुत ही कम अफेक्ट होगा। लेकिन स्पेक्यूलेटिव में ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्राइमरली इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू ड्रिवन होती है और हाई सेंसिटिविटी होती है इंटरेस्ट रेट को लेकर। नेक्स्ट आ जाओ, in the context of money multiplier which of the following scenarios would lead to an increase in the total money supply assuming the monetary base remains constant। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि क्या आंसर करेक्ट होगा। देखो टोटल मनी सप्लाई हमारी क्या है, m है, और ये कैसे डिटरमिन होती है, m इंटू एम बी, है ना, मल्टीप्लायर इंटू मॉनेटरी बेस। अब यहाँ पर हमारे पास में अगर आरबीआई ने सीआरआर एसएलआर को कम करा तो बैंक के पास में क्या होगा, बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा जो वो लैंडिंग कर सकते हैं। अब लैंडिंग करने के लिए ज्यादा फंड्स होंगे तो मल्टीपल डिपॉजिट एक्सपेंशन भी देखा जाएगा, जिससे कि जो वैल्यू है मनी मल्टीप्लायर की वो इंक्रीज हो जाएगी। और मॉनेटरी बेस अगर सेम भी रहेगा लेकिन मॉनेटरी मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास मनी सप्लाई भी बढ़ेगी, लार्जर टोटल मनी सप्लाई रहेगी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि अगर पब्लिक ज्यादा होल्ड कर रही है कैश हैंड्स में तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो हमारा बढ़ गया। ठीक है, ऑल्सो मान लो अगर आपके पास में लेट अस से बैंक रन हो गया तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, मनी हम बैंकिंग सिस्टम से विड्रॉ कर रहे हैं और फंड्स अवेलेबल जो थे बैंक के पास में लैंड आउट करने के लिए वो कम हो गए और मनी मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा, टोटल मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। अगर बैंक डिसाइड करें कि ज्यादा एक्सेस रिजर्व्स रखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मनी कम हो जाएगी और मल्टीप्लायर डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अगर टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, टैक्सेस बढ़ने से यहाँ पर लोग सेविंग ज्यादा नहीं करना चाहेंगे और हमारे पास में लोअर डिपॉजिट्स रहेंगे, जिससे कि जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी रेदर देन इंक्रीजिंग इट। तो सीआरआर एसएलआर बढ़ा तो इम्पैक्ट हमारा स्मॉल एम पर डिक्रीज होगा और हमारा मनी सप्लाई एम पर भी डिक्रीज होगा। अगर डिक्रीज होता है सीआरआर एसएलआर तो हमारे पास में इम्पैक्ट छोटे एम पर बढ़ेगा, ठीक है, और बड़े एम पर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर पर भी इंक्रीज होगा और मनी सप्लाई पर भी। अच्छा पढ़ाती मैं आपको एबीसीडी छोटे से थे आप लोग तब, तो कितना मजा आता। According to the inventory theoretical approach, the transaction demand for money Baumol-Tobin model, the demand for money is, तो देखो हमारे पास में थोड़ा सा इसको समझते हैं, ये भाई मॉडल क्या कहता है, बीटी मॉडल याद करते हैं इसको, बीटीएम। तो देखो हमारे पास सबसे पहले हमने मनी को कैसे ट्रीट करना होता है, इन्वेंट्री की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो मनी हमारे पास में होल्ड की जाती है वो फर्म्स यहाँ पर एक इन्वेंट्री की तरह होल्ड करते हैं। तो अगर एक इंडिविजुअल चाहता है कि वो अपना, देखो इन्वेंट्री होल्ड कर कर रखोगे तो गोडाउन का आपको क्या देना पड़ता है, आपको रेंट वगैरह पे करना पड़ता है, कॉस्ट होती है कुछ उसकी भी। तो वैसे ही ये बोलते हैं कि अगर कैश होल्ड कर रहे हो तो कैश होल्ड करने में इस पैसे को मैनेज करोगे। तो इसको यहाँ पर अगर एक इंडिविजुअल चाहता है कि मैनेजमेंट कॉस्ट कम हो कैश होल्ड करने की, तो दो तरह की कॉस्ट है, एक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
एक है ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि वो इंटरेस्ट जो आप फोरगो कर रहे हो ताकि आप कैश को होल्ड कर पाओ, इंस्टेड ऑफ आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी बॉन्ड वगैरह में। और ट्रांजेक्शन कॉस्ट में जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसको बोलते हैं शू लेदर कॉस्ट। शू लेदर कॉस्ट टाइम एंड फीस हमारी कन्वर्टिंग बॉन्ड इनटू कैश एवरी टाइम दे नीड टू स्पेंड। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला दिया है इन्होंने, एम एस फ्रेक इज इक्वल टू 2BY अपॉन आई, जिसमें कि बी क्या है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन है, वाई आपकी इनकम है और आई आपका इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो हमारे पास में रिलेशनशिप जो होगी ए में वो कैसे करेक्ट होगी। देखो इंटरेस्ट रेट्स हमारे जब बढ़ गए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है कैश होल्ड करने की वो भी बढ़ गई। लोग अब ज्यादा फ्रिक्वेंट ट्रिप्स करेंगे बैंक की तरफ और अपने जो छोटे छोटे कैश बैलेंस है उनको सेव करते रहेंगे, जिससे कि जो मनी डिमांड है वो गिर जाती है। तो ये हो गया इनवर्स रिलेशनशिप, है ना। और अगर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन देखें बी जो था, तो अगर बैंक यहाँ पर ज्यादा फीस रखता है या एफर्ट्स हमें रखने पड़ते हैं कैश को रखने के लिए, तो हमारे पास क्या होगा, जैसे मान लो मुझे जाना है ऑटो से, 2% का इंटरेस्ट या 10% का इंटरेस्ट में अर्न करती, लेकिन मेरे 100 रुपए ऑटो से जाने में ही लग गए और वो 100 रुपए ही मैं अपना अर्न कर पाती, तो मैं क्यों ही जाऊंगी बैंक के पास। तो लोग कम जाएंगे ट्रिप्स पर और यहाँ पर होल्ड करेंगे कैश को ताकि ये जो कॉस्ट है उनको सेव कर पाए या अवॉइड कर पाए। तो ए आपका आंसर हो जाता है। इंडिपेंडेंट है इंटरेस्ट रेट के, ऐसा हमारे डियर केनिस का कहना था, इनका कहना ऐसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो बॉमल टोबिन मॉडल में तो हमारे पास ट्रांजेक्शन डिमांड सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट के लिए, उसमें नहीं थी जैसा अभी बताया था थोड़ी देर पहले। फिर ये बोल रहे हैं इनवर्सली रिलेटेड टू द बोथ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट्स। तो यहाँ पर देखो मनी डिमांड हमारे पास पॉजिटिवली रिलेटेड रहती है टू इनकम, जब आप ज्यादा अर्न करोगे ज्यादा खर्चा करोगे तो हायर कैश बैलेंसेस रहेंगे। स्पेक्युलेटिव डिमांड मनी की बात करें यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस की, तो ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन मोटिव नहीं दिखा रहा, ओनली डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ स्पेक्युलेटिव। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन मोटिव की बात नहीं हो रही जो बॉमल टोबिन मॉडल ने तो की है। परफेक्टली इलास्टिक एट ऑल इंटरेस्ट रेट लेवल्स, तो यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है लिक्विडिटी ट्रैप, ना कि हमारे पास इन्वेंट्री थियोरी। अच्छा, अगर इलास्टिसिटीज की बात करें ना बॉमल टोबिन में, तो इनकम इलास्टिसिटी मनी डिमांड की 0.5 और इंटरेस्ट इलास्टिसिटी की -0.5 है। ये इनकम इलास्टिसिटी और इंटरेस्ट इलास्टिसिटी। ठीक, अगर मॉनेटरी बेस हमारा H है 2000 करोड़ और करेंसी डिपॉजिट रेशियो E हमारा 0.2 है, तो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो हमारा 0.1 है। मनी सप्लाई हमें कैलकुलेट करनी है, तो मनी सप्लाई हमें इस फॉर्मूले से याद है और M के लिए मैंने बताया था 1 + C अपॉन R + E। अब 1 + E में 1 + E कितना था आपका, E है आपका 0.2 करेंसी डिपॉजिट रेशियो, R कितना है आपका 0.1 और E आपका 0.2, तो ये बन गया 1.2 अपॉन 0.3 इक्वल टू 4। अब H कितना दे रखा है आपको 2000 करोड़ दे रखा है, तो 4 × 2000 करोड़ आपका 8000 करोड़ आंसर बन जाएगा। ये तो सिंपल था। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि जो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आई है वो क्या इंडिकेट कर रही है, तो वो इंडिकेट कर रही है कि अगर एक इंक्रीज होता है मॉनेटरी बेस में हाई पावर्ड मनी में, तो हमारे पास में एम नॉट जो था जो सेंट्रल बैंक ने क्रिएट किया, बैंकिंग सिस्टम 4 जनरेट करेगा मनी सप्लाई में थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। और अगर पब्लिक डिसाइड करती है कि वो ज्यादा कैश होल्ड करेगी, मतलब ई यहाँ पर बढ़ रहा है, अलोंग विद दैट यहाँ पर आरबीआई भी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को आपकी बढ़ा देता है, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज होने से एम कम हो जाएगा और जो टोटल मनी सप्लाई है वो भी आपकी गिर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिशर इक्वेशन दे रखी है और पूछा वेलोसिटी ऑफ मनी वी इन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इक्वेशन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो mv इज इक्वल टू py, ये है इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज डेवलप्ड बाय इरविंग फिशर। मैकेनिज्म क्या होगा, वेलोसिटी मेजर हमारे पास में क्या वेलोसिटी मेजर कर रहा है, रेट जिसमें की मनी सर्कुलेट करेगी इकोनॉमी में। तो अगर 100 रुपए खर्च करोगे ग्रोसरी स्टोर पर, देखो ये वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना जब पढ़ाया था कि 100 रुपए अगर ग्रोसरी स्टोर पर खर्च करे, तो स्टोर ओनर ने क्या करा यहाँ पर, ये सप्लायर को दिया जिसने भी उनको अपनी इन्वेंट्री में सामान रखने के लिए दिया होगा, और सप्लायर ने अपने वर्कर को ये 100 रुपए दे दिए।
तो वो जो 100 रुपए का नोट मैंने शॉपकीपर को दिया था, उसने 300 वर्थ ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पर फैसिलिटेट करे। तो एमवी हमारे पास पीवाई है, इसको देखो क्लियर करते हैं। एमवी क्या है? पीवाई। पीवाई क्या था याद करो? नॉमिनल जीडीपी या रियल? नॉमिनल जीडीपी था। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि V इज इक्वल टू पी वाई अपॉन एम। अगर मैं ऐसा लिख सकती हूँ तो P और Y क्या है? प्राइस लेवल, रियल जीडीपी, राइट? तभी तो नॉमिनल जीडीपी बना। और हमारे पास M क्या है? मनी सप्लाई है। तो वेलोसिटी यहाँ पर कौन से फैक्टर से डिटरमिन हो रही है? फ्रीक्वेंसी कितनी है सैलरी पेमेंट की, बैंकिंग सिस्टम कैसा डेवलप हो रहा है, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड यूजुअली हमारी वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, कम करेंगे, बढ़ा देंगे। और पब्लिक सेविंग हैबिट्स हो, ठीक है, सॉरी पब्लिक स्पेंडिंग हैबिट्स हो। तो अब हमारे पास में यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? आंसर हो जाएगा बी, नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड्स टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ मनी प्रिंटेड बाय आरबीआई इन अ ईयर क्या बताता है? ये मॉनेटरी बेस बताता है। स्पीड एट विच आरबीआई चेंजेस द रेपो रेट, तो यहाँ पर ये मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है, इसका कोई टर्म नहीं होता। रेशियो M3 टू M1 क्या होगा? कॉम्पोजिशन मनी सप्लाई की, ठीक है। और टाइम इट टेक्स फॉर अ चेक टू क्लियर द बैंकिंग सिस्टम, चेक का भी स्पेलिंग यहाँ पर CHEQUE होगा। तो चेक के लिए यहाँ पर हमारे पास टेक्निकल बैंकिंग डिले होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक चीज याद रखना, वी यहाँ पर अज्यूम किया गया था कांस्टेंट शॉर्ट रन में। क्यों? क्योंकि ये स्लो चेंजिंग इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल फैक्टर्स की वजह से डिटरमिन होता है। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स लेकिन ये बोलते हैं कि जो वेलोसिटी है वो फ्लक्चुएट करती है, स्पेशली जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट होते हैं, जैसे डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन इंडिया में आया। तो ये आपको थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन M3? ब्रॉड मनी मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया बट नॉट इन M1। देखो, अब हमें इंडिया में डिफरेंस समझना है M1 और M3 के बीच में। तो आरबीआई क्लासिफाई करता है मनी सप्लाई हमारी बेस्ड ऑन लिक्विडिटी। तो हमें अब यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स देखने हैं। M1 नैरो मनी है, जिसमें कि मोस्ट लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। और M3 हमारे पास में ब्रॉड मनी है, तो यहाँ पर हमारे पास एवरीथिंग जो हमारा M1 में है, और लेस लिक्विड इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स, जैसे कि टाइम डिपॉजिट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर अब देखो क्या क्या चीजें बन रही हैं। करेंसी विद पब्लिक, इसमें ये हमारा M1 और M3 दोनों में आएगा। टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, ये केवल M3 में आएगा। डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, M1 और M3 दोनों में आएगा। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, M1 और M3 दोनों में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिक्विडिटी और स्टोर ऑफ वैल्यू जो है वो समझना होता है। तो आपका केवल यहाँ पर 1, 3 और 4 जो है वो दोनों में आता है। अगर बात करें यहाँ पर 2 की, तो सेकंड वाला आपका नहीं आएगा, ठीक है। अब जो लिक्विडिटी वर्सेस स्टोर वैल्यू वाली चीज बता रही थी, स्टोर ऑफ वैल्यू, टाइम डिपॉजिट जो होते हैं वो हम इमीडिएटली विड्रॉ नहीं कर सकते, पेनल्टी लगेगी, है ना। तो यहाँ पर एक प्रोसेसिंग डिले भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन M1 में हमारे पास में डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, कासा डिपॉजिट्स, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो इमीडिएट स्पेंडिंग हो जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ऑफन फोकस करती है M3 के ऊपर, क्योंकि टोटल लिक्विड पावर बताते हैं और सेविंग्स विद इन द इकोनॉमी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। When the RBI conducts OMOs by selling government securities, the immediate effect is, OMS कैसे काम करते हैं पूरा देख लो अच्छे से। तो OMO में हम बाइंग और सेलिंग करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाय द सेंट्रल बैंक, ताकि रेगुलेट करें क्वांटिटी ऑफ मनी इन द सिस्टम। तो ट्रांजेक्शन्स की बात करें, जब आरबीआई सेल करेगी सिक्योरिटीज को, तो कमर्शियल बैंक और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनको खरीद लेंगे। फ्लो ऑफ फंड्स की बात करें, तो हम अगर इन सिक्योरिटीज के लिए पे करेंगे, बैंक ट्रांसफर करेगा कैश आरबीआई के पास में, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास में जो आरबीआई है वो पूरी की पूरी लिक्विडिटी को, एक्सेस लिक्विडिटी जो होती है उसको सक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर बेस मनी पर क्या इम्पैक्ट आएगा? तो हाई पावर्ड मनी में हमारे पास तो करेंसी विद पब्लिक है और बैंक रिजर्व्स हैं, वो हम लेकर चल रहे हैं, तो रिडक्शन हो जाएगा बैंक रिजर्व्स में, जो कि डायरेक्टली हमारे एच को लोअर करता है। और कॉन्ट्रैक्शन में लोअर मॉनेटरी बेस होगा, जिसकी वजह से मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, और एक मनी कॉन्ट्रैक्शन टोटल मनी सप्लाई M में भी देखने के लिए मिलेगा। छोटा M कम होगा तो बड़ा M भी कम हो जाएगा। समझ में आ गया?
तो यहाँ पर आपके पास डिक्रीज होता है हाई पावर्ड मनी और एक कॉन्ट्रैक्शन होता है मनी सप्लाई में। अगर सिक्योरिटीज हमने सेल करी हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, लिक्विडिटी कम होगी और बाइंग उसे बढ़ा देगी। जब लिक्विडिटी हमारे पास में क्या हो रही है, टाइटेंड है, मनी हमारी स्कार्स हो गई, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं ना कि डिक्रीज होंगे। फिर ये बोल रहे हैं इंक्रीज होगा मनी मल्टीप्लायर में, तो ओएमएस हमारे मॉनेटरी बेस को चेंज कर रहे हैं ना कि मल्टीप्लायर को चेंज कर रहे हैं। तो जो मल्टीप्लायर है वो तो रिजर्व रेशियो आर और ई से आ रहे थे, पूरा फॉर्मूला सिखाया था। ओएमओज हमारे पास ये बोल रहे हैं कि आपका इंक्रीज करेंगे फिस्कल डेफिसिट। ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल है ना कि आपका फिस्कल पॉलिसी टूल है। ओके, तो अगर हम सिक्योरिटीज बाई करते हैं, आरबीआई बैंक्स को पैसा देती है, लिक्विडिटी बढ़ती है, और यहाँ पर सॉरी हमारे पास में आरबीआई ने बैंक खरीदी है अगर, ठीक है, तो बैंक को पैसा देगी, बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं। आरबीआई सेल करेगी तो आरबीआई बैंक से पैसा ले लेगी, लिक्विडिटी ले लेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट्स इंक्लूडेड इन स्पेसिफिक मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। तो देखो इंडिया में क्या होता है, आरबीआई डिस्टिंग्विश करता है डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम में और जो पोस्ट ऑफिस में है। तो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट जो होते हैं वो प्राइमरी फोकस है M1 और M3 के, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं पोस्ट ऑफिस की, तो हम इनको M2 और M4 में रखते हैं। ऐसे याद कर लो, पोस्ट ऑफिस इवनली काम करता है, ठीक है, और कमर्शियल बैंक ऑडली काम करते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। तो M2 हमारे पास क्या है, नैरो मनी प्लस पोस्ट ऑफिस। तो M1 प्लस पोस्ट ऑफिस हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, जो कि स्लाइटली लेस लिक्विड है M1 से, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो थे उसमें इंस्टेंट क्लियरिंग और डिजिटल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी कमर्शियल बैंक वाली। अच्छा, M4 की बात करें, ब्रॉड मनी और पोस्ट ऑफिस लेकर चलते हैं, जो कि M3 प्लस हमारे पास में टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट दिखाता है, जिसमें कि हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक्सक्लूड कर रहे थे। तो ये ब्रॉडेस्ट मेजर हो जाता है, जिसमें कि सभी लिक्विड और सेमी लिक्विड एसेट्स हमारी पब्लिक के कवर कर लिए जाते हैं, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, M1 में पोस्ट ऑफिस इंक्लूजन नहीं है, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर ध्यान रखेंगे, हाईली लिक्विड। M2 में इंक्लूड करेंगे सेविंग डिपॉजिट्स ओनली, ठीक है, और ये बैंकिंग प्लस पोस्टल सेविंग्स में जाएगा। M3 में नहीं इंक्लूड करते हैं पोस्ट ऑफिस को, बैंकिंग सिस्टम ब्रॉड पॉलिसी एंकर बनता है। और M4 में टोटल पोस्टल डिपॉजिट्स लेकर चलते हैं, एंटायर इकोनॉमी को कवर करते हैं, लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक्सक्लूड कर रहे हैं, वो याद रखना, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड होते हैं M4 से, और ये आपका बहुत ट्रैप वाला क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू टॉबिन्स पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच, द डिमांड फॉर मनी इज व्यूड एज। जेम्स टॉबिन ने यहाँ पर केनिस की थियरी को कैसे डिफाइन किया है कि एक रैशनल रिस्क अवर्स इन्वेस्टर जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनकी वेल्थ को बिटवीन टू एसेट्स, एक तो मनी और एक बॉन्ड्स। अब रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ में बॉन्ड्स एक रिटर्न इंटरेस्ट यहाँ पर ऑफर करते हैं, जो कि रिस्क के साथ आता है, पूरा प्राइस फ्लक्चुएट करता है, कैपिटल गेन या लॉसेस होते हैं। मनी हमें जीरो रिटर्न्स ऑफर करता है, जो कि जीरो रिस्क को भी कैरी करता है, तो जो नॉमिनल वैल्यू है वो स्टेबल है। और रैशनल इन्वेस्टर क्या करते हैं, कैनिस के मॉडल की तरह काम नहीं करेंगे, इंडिविजुअल्स या तो होल्ड करते हैं मनी को, या फिर यहाँ पर ये बोल रहे हैं केवल बॉन्ड्स में रखते हैं। रॉबिन कहते हैं नहीं नहीं, देखो लोग यहाँ पर थोड़े तो समझदार होते हैं, वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, और डाइवर्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं, रिस्क को कम करते हैं, है ना, और रिटर्न्स भी अर्न करते हैं। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पर मिक्स रख सकते हैं दोनों का। तो जब इंटरेस्ट रेट्स हमारे मान लो बढ़ गए, तो हमारे पास क्या होगा, रिटर्न हमारे बॉन्ड्स पर बढ़ गया, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी है वो भी हमारी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर यहाँ पर ज्यादा रिस्क लेते हैं और कुछ वेल्थ अपनी मनी से बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर आंसर क्या बनना चाहिए, आंसर बनेगा बी। ये पहले बोल रहे हैं सोली फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस, ऐसा किसने बोला था, क्लासिकल व्यू में हमारे बोला गया था, ठीक है। या फिर हमारे पास में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टॉबिन का पोर्टफोलियो है वो तो स्पेक्युलेटिव और इन्वेस्टमेंट मोटिव पर ध्यान देता है। फिर रिजल्ट्स ऑफ लीगल मैंडेट टू यूज पेपर करेंसी या कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ गोल्ड रिजर्व, ये आपके टॉबिन से रिलेटेड है ही नहीं। लीगल मैंडेट और गोल्ड रिजर्व तो इंस्टीट्यूशनल या हिस्टोरिकल फैक्टर्स में आ गए। एनिमल स्पिरिट आरबीआई गवर्नर की, ये कीनेजियन टर्म, हम केवल साइकोलॉजिकल बीम हमारे इन्वेस्टर्स की सोचते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ना कि यहाँ पर हमारा टॉबिन का जो रिगरस मैथमेटिकल मॉडल है उसमें ये कुछ भी काम का नहीं होगा। थोड़ा डिफरेंस देखते हैं।
केनिस का स्पेक्यूलेटिव डिमांड होगा और यहाँ पर लेते हैं टॉबिन का। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन्वेस्टर्स के लिए, तो इन्वेस्टर्स यहाँ पर ऑल और नथिंग लेकर चलते हैं, ये प्लंगिंग मॉडल, इसमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेकर चलते हैं। रीजन यहाँ पर क्या है कि ये कैश होल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर तो एक्सपेक्टेशन है कि भाई कैपिटल लॉस हो जाएगा, यहाँ पर रिस्क अवर्जन, रिस्क अवॉइड करना, इंटरेस्ट सेंसिटिविटी इनमें बहुत हाई रहती है और इसमें हमारा रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ के अकॉर्डिंग जाता है। अगर रिजर्व डिपॉजिट रेशियो आर 100% है फुल रिजर्व, तो मनी मल्टीप्लायर कैसा होगा? तो 1 प्लस ई आर प्लस ई में अगर ये अपना सबसे हाई पर है तो ये भी हाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी ये लो होगा, तो हमारे पास में अब सिंपल सा लेकर चलो कि अगर फुल रिजर्व हमारे पास कितना है 100%, तो इसको 1 भी ले सकती हूँ मैं, तो 1 प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई, ये क्या बन गया 1 बन गया, ये 1 बन गया, तो इसका मतलब हमारे पास में m क्या होगा 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझना, अगर मैं ऐसा बोलूं कि हमारे पास r जो है लेस देन 1 है, ठीक है, तो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम बना जिसमें कि बैंक एक स्मॉल पोर्शन डिपॉजिट्स का रखता है और बाकी सारा पैसा लैंड कर देगा, और यहाँ पर ये जो लैंडिंग इसने की वो वापस बैंक के पास डिपॉजिट होगी और एक चेन बन जाएगी क्रेडिट क्रिएशन की। फुल रिजर्व सिस्टम में हमारे पास में आर 100% है, जिसकी वजह से बैंक अब पूरा हर एक रुपये जो उनके पास डिपॉजिट होगा वो अपने पास रखेंगे या आरबीआई के पास रखेंगे, तो ये अब लैंडिंग ही नहीं कर सकते। तो क्योंकि कोई भी नए लोन्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, टोटल मनी सप्लाई हमारी एग्जैक्टली हाई पावर्ड मनी के बराबर हो गई, m इज इक्वल टू 1 इंटू एच, तो h के बराबर हो गया। ठीक है, स्मॉल m इंटू एच होता है ना हमारा वो, तो हमारे पास में यहाँ पर ये आपका बस इतना ही था, है ना। चलो, इनफाइनाइट कब हो सकता है? अगर आर और ई दोनों ही जीरो हैं तब इनफाइनाइट होगा, मतलब बैंक लैंडिंग आउट अब कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि कोई भी लीकेजेस नहीं है। अगर जीरो है मल्टीप्लायर तो कोई मनी सप्लाई नहीं होगी, और 10 आपका ये बोल रहे हैं, ये कब हो सकता है? ये आपका आर की वैल्यू आप कुछ कुछ रखकर देख सकते हो, इसमें ऐसा कब हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पर जरूरत नहीं है। ये याद रखना, फुल रिजर्व बैंकिंग हमारे पास में शिकागो प्लान के अकॉर्डिंग डिस्कस होती है, जिसमें कि इन्होंने बोला था 100% रिजर्व रखो ताकि बैंक रन हो ही नहीं आपके पास में। ठीक है, शिकागो प्लान में ऐसा बोला गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन, फिशर इफेक्ट सजेस्ट दैट इन द लॉन्ग रन एन इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ द मनी सप्लाई लीड्स टू। देखो, फिशर इफेक्ट हमारे पास में क्या है, रिलेशनशिप बताएगा इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बीच में, जिसको फिशर इक्वेशन डिफाइन करती है। तो आई इज इक्वल टू आर प्लस पाई टू द पावर पाई का एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट बताते हैं, आर हमें रियल इंटरेस्ट रेट बताते हैं जो कि परचेसिंग पावर के हिसाब से हमने एडजस्ट करा, और आई हमें यहाँ पर जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है जो बैंक बताता है। ठीक है, तो अब इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि फिशर इफेक्ट हमें लॉन्ग रन में एक इंक्रीज अगर ग्रोथ रेट में बता रहे हैं तो मनी सप्लाई यहाँ पर क्या करेगी। देखो, सबसे पहले तो क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी में ये पढ़ा था हमने कि लॉन्ग रन अगर है तो इंक्रीज और ग्रोथ रेट में होने से मनी सप्लाई के हमारे पास में इन्फ्लेशन रेट में भी 1/1 इंक्रीज होगा। मॉनेटरी न्यूट्रलिटी में हमने देखा था कि जो क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, मैक्रो सॉरी, वो ये बोलती है कि भाई मॉनेटरी न्यूट्रलिटी लॉन्ग रन में इसका क्या मतलब है कि मनी सप्लाई चेंज नहीं होती है, जो कि रियल हमारे पास में अगर मान लो सॉरी मनी सप्लाई में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो रियल वेरिएबल रेट्स हमारे जैसे रियल इंटरेस्ट रेट या रियल जीडीपी अफेक्ट नहीं होते। तो क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चरल फैक्टर्स डिसाइड करेंगे, जैसे सेविंग्स हो गया या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है, और ये स्टेबल रहेंगे, तो एक एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हमारा अगर इंक्रीज हुआ तो फिर हमारे पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। तो अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन हमारी 2% से बढ़ी है तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी 2% से बढ़ जाएंगी, ताकि कॉम्पनसेट करें लैंडर्स को फॉर लॉस ऑफ परचेजिंग पावर। अब आ जाओ, ये बोल रहे हैं डिक्रीज होगा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में, तो ये शॉर्ट रन में लिक्विडिटी इफेक्ट होता है, जिसमें कि हमारे पास में अगर बात करें लॉन्ग रन में तो इन्फ्लेशन हमारा इन्फ्लेशन इफेक्ट डोमिनेट करता है और नॉमिनल रेट बढ़ जाते हैं। इंक्रीज इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट व्हाइल द रियल इंटरेस्ट रेट रिमेन्स अनचेंज, ये करेक्ट हो गया। इंक्रीज इन रियल आउटपुट, लॉन्ग रन में तो हमारे पास जो रियल जीडीपी होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लेबर कैपिटल टेक्नोलॉजी से डिसाइड होगा, मनी सप्लाई का कोई लेना देना नहीं है। डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ मनी,
वेलोसिटी चेंज हो सकती है। फिशर इफेक्ट स्पेसिफिकली फोकस करेगा रिलेशनशिप इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की। डिक्रीज इन प्राइस लेवल अगर हो रही है, अगर देखो हमारे पास में आपका मनी सप्लाई ग्रोथ रेट हो रही है तो प्राइस लेवल्स इंक्रीज होते हैं, ना कि हमारे डिक्रीज होते हैं। इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलता है। तो समरी देखें अगर हम, शॉर्ट रन मनी सप्लाई बढ़ी, इंटरेस्ट रेट्स नॉमिनल वाले आपके गिर जाएंगे, लिक्विडिटी इफेक्ट। तो लॉन्ग रन मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेंगे और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएंगे। फिशर इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ में ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इसको लाइक कर देना, कमेंट कर लेना। कोई भी डाउट होता है, वीडियो कैसा लगा बता सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो अबाउट आरपीए एकेडमी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।